हेलो फ्रेंड्स, शरद चंद्र हियर। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एससीएमपी के अंदर जो हमारा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका वीडियो रिवीजन। अगर आपको ये चार्ट रिवीजन अच्छा लगता है तो जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सीए फाइनल चार्ट्स एंड रिवीजन बाय शरद चंद्र शेड़के। और साथ ही साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शरद चंद्र शेड़के। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो भी कंटेंट या फिर चार्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से कॉपीराइट कंटेंट है। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप साथ साथ में पॉइंट यूट्यूब को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। किसी भी तरीके से कोई इसको कॉपी करने की कोशिश करता हो तो मैं पूरे के पूरे राइट्स रखता हूँ उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ये चार्ट रिवीजन अच्छा लगता है तो फिर आप व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8484941155, उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर जीमेल अकाउंट पे भी शरद शेड़के 18 @gmail अकाउंट, उसके ऊपर भी आपका रिव्यू दे सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारे चैप्टर के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो देखो, सी इंटर में हमने देखा था कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हमारे पास आया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते, एक ओवरव्यू ले लेते थे व्हाट इज अ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, हम एलोकेट करते थे कॉस्ट को और ओवरहेड्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा मेन फोकस क्या था, कॉस्ट को कम से कम रखना या फिर कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन रखना। इसी वजह से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते थे, और फिर वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रहा है इसको हम मैप किए जा रहे हैं, और फिर मैप करने के बाद उसको एनालाइज किए जा रहे हैं किस वजह से आ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते थे वेरिएंस एनालिसिस। और जिसके बाद एक बार हमने वेरिएंस एनालिसिस कर लिया तो किस वजह से वो वेरिएंस आया ये देख के हम करेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट करते थे। तो 5 पॉइंट हमने कौन से देखे, हम देखते थे कॉस्ट को और ओवरहेड को एलोकेट करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारा फोकस था कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। थर्ड पॉइंट हम क्या करते थे, एक्चुअल को कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड के साथ में, और फिर एनालाइज करते थे डिफरेंसेस को, जिसको हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। और लास्ट पॉइंट हमारे पास हम करेक्टिव एक्शंस लेते थे। लेकिन ये जो भी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो ये लिमिटेशंस को मैंने टोटल 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, 3-3-2 के सेट में। सबसे पहले देखो, हमारा आउटलुक जो भी है वो शॉर्ट टर्म है, कॉस्ट को रिड्यूस अभी के लिए करना है। इवन दो वो कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से हमारी क्वालिटी हैम्पर हो रही है, लॉन्ग टर्म में हमारा इंपैक्ट जा रहा है, हमारी बैंड बज रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक है। सेकंड पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म आउटलुक होने की वजह से कुछ चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ चीजों पे हम कम फोकस कर रहे थे। कौन सी चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो हम कॉस्ट रिडक्शन पे कुछ ज्यादा ही फोकस करने लग गए थे। और कुछ चीजों पे हम कम फोकस करते थे, मतलब रिव्यू पे, खुद का रिव्यू करना, खुद को इंप्रोवाइज करना, ये चीजें हम भूल चुके थे। तो 3 चीजें हमने देखी, शॉर्ट टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म की वजह से कुछ चीजें ज्यादा है, मतलब ही कॉस्ट रिडक्शन ज्यादा है, और कुछ चीजों पे कम फोकस है, मतलब ही रिव्यू और इंप्रोवाइजेशन पे हमारा कम फोकस था। फिर इसी वजह से हम क्या करते थे, कंपटीशन को, दो चीजों को इग्नोर करते थे। हम एक तो कंपटीशन को, मार्केट की ग्रोथ को, कस्टमर रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देते थे। इसी वजह से इनको इग्नोर करना, मतलब ही मार्केट के डायनामिक्स को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है, और मार्केट के डायनामिक्स को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं है, तो इसी का मतलब हमारा अप्रोच प्रोएक्टिव नहीं है, हम मार्केट से आगे नहीं है। मार्केट में कुछ चेंज होता है तो उसके हिसाब से हम डिसीजन ले रहे हैं, मतलब ही हमारा अप्रोच कैसा था, हमारा अप्रोच था रिएक्टिव अप्रोच। और लास्ट के 2 पॉइंट इसके अंदर हमारे पास थे, हम जो भी अकाउंटिंग का डेटा है उसके ऊपर रिलाय करते थे, और अकाउंटिंग के डेटा पे रिलाय करते थे। और लास्ट में पॉइंट ये, जो सारी की सारी लिमिटेशंस हमने यहाँ पे पढ़ी है, उसके वजह से हमारी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है या फिर टोटली सर्विस की क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर हो जाती थी। तो लिमिटेशंस में हमने टोटल 8 पॉइंट्स पढ़े, 3-3-2 के सेट में हम गए। सबसे पहला हमारे पास था, हमारा आउटलुक कैसा था, हमारा शॉर्ट टर्म था। शॉर्ट टर्म आउटलुक होने की वजह से 2 तरीके के फोकस थे, एक तो लिमिटेड फोकस था हमारा रिव्यू पे, इंप्रोवाइजेशन पे। सेकंड चीज हमने इसके बाद में देखी, हमारा एक्सेसिव फोकस था कुछ चीजों पे, एक्सेसिव फोकस था हमारा कॉस्ट रिडक्शन पे। और फिर हमने 2 चीजें इग्नोर की, इग्नोर किया हमने कंपटीशन, इग्नोर किया हमने मार्केट के डायनामिक्स। और ये 2 चीजें इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ही हम प्रोएक्टिव नहीं है, हमारा रिएक्टिव अप्रोच है। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद हमने देखा कि हम अकाउंटिंग डेटा पे रिलाय कर रहे हैं, और ऊपर के जितने भी लिमिटेशंस थे हमारे, वो लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इंफीरियर क्वालिटी भी हमारे पास आ जाती है। तो जैसे ही हमने देखा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या थी, अब ये लिमिटेशंस की वजह से कहीं ना कहीं जरूरत लगने लगी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो देखो, किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, 2 चीजें रहती है, एक तो प्रॉफिट कमाना, और हमारे जो भी शेयर होल्डर्स है उनके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करना। और ये कब हो सकता है, कब प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, या फिर कब हम हमारे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तो जब आप सुपीरियर परफॉर्म करते हो दूसरे लोगों से। और ये सुपीरियर परफॉर्म करना, मतलब ही आपके पास क्या होना चाहिए,
आपके पास कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए दूसरों से, मतलब कॉम्पिटिटर से ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक बेसिक एम हमारे पास क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको अचीव करना है। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास कब आ सकता है, जब या तो आपका प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर है, कोई भी आपके पास क्यों आना चाहेगा, या तो आपका प्रोडक्ट दूसरे से बेटर होना चाहिए, या फिर आपकी कॉस्ट दूसरे से बेटर होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट लीडरशिप। तो इसी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ये दो चीजें हमने देख ली। तो 5 चीजें हमने क्या क्या देखी थी। किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करना। कब प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कब शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है, जब आप सुपीरियर परफॉर्मेंस कर सको। कब आप सुपीरियर परफॉर्मेंस कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ना कुछ डेफिनेटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू और कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू, यही हमारे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एससीएम क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, उसके कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स का एप्लीकेशन करना मतलब ही एससीएम है। और इसी वजह से हम क्या कर सकेंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिजनेस की बढ़ा सकेंगे, और साथ ही साथ में हमारे एसेट्स जो भी हमारे पास रहेंगे उनको अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसीलिए एससीएम को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजरियल यूज कह सकते हैं। तो देखो एससीएम अगर आप शब्द को देखते हो तो स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना, तो ये दो चीजों से बना है, एक तो कॉस्ट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसीलिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का मैनेजरियल यूज करना, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 स्टेजेस के थ्रू जाता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर दो। सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो वो स्ट्रेटेजी को हमको सभी लोगों को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो स्ट्रेटेजी को कम्युनिकेशन भी जरूरी है। एक बार आपने स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट कर दी तो फिर उसके बाद में किस तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, तो इसीलिए हमको टैक्टिक्स डेवलप करने पड़ेंगे, टैक्टिक्स कैरी आउट करने पड़ेंगे वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए। और एक बार आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो गई तो वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होने के बाद सिर्फ चलेगा क्या, नहीं, उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको लाना है इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स। तो ये देख लिया हमने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो टोटल 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। हमने किस तरीके से फ्लो आ रहा है आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, फिर वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की हमने लिमिटेशन देखी 1B क्वेश्चन में, फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे ही हमारे पास अभी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, तो क्या जरूरत पड़ी जिसके वजह से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आता है, या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो जो भी हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अंदर क्या करते हैं, कि जो भी कॉस्ट का डेटा रहता है उसका एनालिसिस हम बॉर्डर कंटेक्स्ट में करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी के कंटेक्स्ट में करते हैं। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, या फिर एक्सप्लिसिट एंड फॉर्मल बन जाते हैं। और जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको कंपनी के पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर का क्या मिल जाएगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। और जब आप कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझ रहे हो तो मतलब ही आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट डाटा को एनालाइज कर रहे हो अच्छी तरीके से। और एनालाइज करने के बाद में आपको समझा कि ये कॉस्ट किसी तो भी प्रोडक्ट की, या फिर किसी तो भी मटेरियल की, या फिर किसी तो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर बराबर से नहीं जा रही है, तो अल्टरनेटिव उसका क्या हो सकता है वो आप ढूंढ सकते हो। और इसी वजह से जो भी कॉस्ट के अंदर में अपने आप में अलग अलग रिलेशन है उसको आप ढूंढ पाओगे। और सबसे लास्ट पॉइंट आपके पास जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कि आप मैनेजरियल यूज कर सकते हो कॉस्ट के इंफॉर्मेशन का 4 स्टेजेस का। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हमारे पास था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमने कहा किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करना। ये कहां से हो सकता है, स्ट्रेटेजिक अचीव कर सकते हो आप सुपीरियर परफॉर्मेंस आपके पास होगा। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस आपके पास कब आएगा, जब आपके पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहेगा। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर आपके पास है तो मतलब भैया आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाना 2 चीजों के थ्रू, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू, एक कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो एप्लीकेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसके वजह से आपके बिजनेस की पोजीशन जो भी रहेगी वो इंप्रूव हो पाएगी, और साथ ही साथ में आप असेट्स पे भी कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 2 शब्दों से तैयार होता है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। तो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का एक्सप्लिसिट यूज करना है आपको मैनेजर्स के थ्रू, जिससे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 4 स्टेजेस को अचीव कर सके, डायरेक्ट कर सके। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक को फॉर्मुलेट करो। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट करके नहीं चलेगा सिर्फ, तो उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कम्युनिकेट कर दिया तो फिर आपको टैक्टिक्स ढूंढने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, कैरी आउट करने पड़ेंगे वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और सबसे लास्ट में सिर्फ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके नहीं चलेगा, बार बार उसको आपको देखना है, इसीलिए आपको कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। तो जिसके अंदर हमने देखा कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजिकली फोकस हो रहे हो, मतलब कॉस्ट एनालिसिस ही कर रहे हो आप, लेकिन बॉर्डर कंटेक्स्ट में कर रहे हो। सेकंड पॉइंट आपके पास है, इस वजह से आपको क्या मिलेगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है ये आपको समझा तो आप कॉस्ट डेटा को एनालाइज कर पाओगे, अल्टरनेटिव मेजर सोच पाओगे, और साथ ही साथ में आप क्या कर पाओगे कि ओवरऑल रिकॉग्निशन देख पाओगे कॉस्ट रिलेशनशिप के बिटवीन में।
और लास्ट पॉइंट हमारे पास सेम टू सेम उधर का 4th पॉइंट और यहाँ का 5th पॉइंट सेम है कि आप मैनेजरियल यूज कर रहे हो कॉस्ट इंफॉर्मेशन का, जो कि 4 स्टेजेस ऑफ एसएम की तरफ डायरेक्टेड है। ये हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने देख लिया एससीएम भी देख लिया और हमने साथ ही साथ में टीसीएम भी देख लिया, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट भी देख लिया। तो हमको ये दोनों के बीच का डिफरेंस अभी देखना है, व्हाट इज एससीएम एंड व्हाट इज टीसीएम। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास, तो इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, ये आपको याद रखनी है। हमारा फोकस ये है कि कम टाइम स्पैन में हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, और हमारा अप्रोच ये है कि कॉस्ट ड्राइवर का यूज करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर ले। तो याद रख लेना, हमारा फोकस ये है कि कम टाइम स्पैन में हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, और हमारा अप्रोच ये है कि हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज करके कॉस्ट रिडक्शन कर ले। तो फोकस, सबसे पहला चीज हमारे पास है फोकस। देखो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारा फोकस कैसा था, इंटरनल था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारा फोकस कैसा है, बोथ इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में टाइम स्पैन कैसा था, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हम सिर्फ स्कोर कीप करते थे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे, फिर क्या स्कोर आ रहा है उतना कीप करते थे, तो अटेंशन डायरेक्टिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देख लिया था ऊपर ही, हमको कॉस्ट लीडरशिप लानी है और साथ ही साथ में हमको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी लाना है। फिर हमारे पास है अप्रोच, हमारा अप्रोच कैसा था, रिस्क एवर्स था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारा अप्रोच कैसे बनता जा रहा है, तो हमारा अप्रोच बनता है रिस्क टेकिंग, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने के लिए हम जा रहे हैं और चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ हम खुद को अडॉप्ट करते चल रहे हैं। फिर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स यूज होते थे वो वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर थे, वॉल्यूम के हिसाब से हम डिसाइड करते थे, ये प्रोडक्ट्स में बांटते थे। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स लाता है, हर एक एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर लाता है, जिससे हम कॉस्ट डेटा को ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए और कॉस्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से हम एलोकेट कर पाए। और लास्ट में हमारे पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या है कि हमको कॉस्ट रिड्यूस करना है, और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कॉस्ट का कंटेनमेंट, मतलब ही कॉस्ट रिडक्स तो करना ही है, प्लस साथ ही साथ में हमको वैल्यू को भी इंप्रूव करना है। तो फिर एक बार मैं कहता हूं व्हाट इज द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एससीएम का डिफरेंस। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, तो हमारा फोकस है कम टाइम स्पैन में हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, और हमारा अप्रोच ये है कि कॉस्ट ड्राइवर यूज करके हम कॉस्ट रिड्यूस कर ले। तो फोकस था इंटरनल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टाइम स्पैन था शॉर्ट टर्म, वहां पे था लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे स्कोर कीपिंग करना, वहां पे कॉस्ट लीडरशिप प्लस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अप्रोच यहाँ पे था रिस्क एवर्स और वहां पे था रिस्क टेकिंग, यहाँ पे था कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट था बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट, वहां पे था ईच वैल्यू एक्टिविटी के सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर था, और लास्ट में हमारे पास थे कॉस्ट रिडक्शन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टीसीएम में हमारा है कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, कॉस्ट कंटेनमेंट, मतलब कॉस्ट रिड्यूस तो करना ही है प्लस हमको वैल्यू को भी इंप्रूव करना है। तो ये हमने देख लिया ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और इसका डिफरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट देख लिया था, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देख लिया था, अभी हमारे पास है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हमारे पास है। एक तो हमारे पास है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, सेकंड हमारे पास है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और थर्ड है हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस। तो 3 एनालिसिस आपको करने हैं। आपकी इंडस्ट्री के अंदर रिलेवेंट पोजीशन क्या है ये देखने के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, आप कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स किस एक्टिविटी को लगा रहे हो इसलिए कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और वैल्यू चेन के अंदर क्या वैल्यू एडेड है क्या वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है वो देखने के लिए हमारे पास है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो हर एक एनालिसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। देखो इसमें आप क्या करते हो कि इंडस्ट्री के अंदर आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है ये देखना, मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस करना। एसपीए क्या करता है, एक रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सी चॉइसेस कंपनी कर रही है और किस तरीके से दूसरों से ज्यादा डिफरेंटली वो आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो आपके राइवल से ज्यादा। और इसमें बेसिकली आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना है और दूसरी चीजें आपको क्या करना है, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को भी आपको देखना है। अगर आपको आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना होगा तो ऐसे केस में आप 2 फोर्सेस यूज कर सकते हो या फिर 2 टूल्स यूज कर सकते हो। एक तो है पेस्टल एनालिसिस जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और दूसरा है माइकल पोर्टल का 5 फोर्सेस मॉडल, दोनों ही हमारे सिलेबस में आगे चल के हम पढ़ेंगे। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अगर आपको खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट में को अगर देखना है, अच्छी तरीके से एनालाइज करना है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास वो रिसोर्सेस है क्या, आपके पास वो कैपेबिलिटीज है क्या वो देखो। फिर आपके पास वो रिसोर्सेस है कैपेबिलिटीज है, इतने से ही सिर्फ चलेगा क्या, नहीं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर होना चाहिए, वो सिस्टम्स होने चाहिए जिससे वो रिसोर्सेज या जिससे वो कॉम्पिटेंसीज हम इस तरीके से यूज करें जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हम अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके इंडस्ट्री के अंदर। तो 3 पॉइंट है हमारे स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर। सबसे पहले
इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर आपका रिलेटिव पोजीशन क्या है वो देखना, मतलब ही एसपीए करना। एसपीए क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो आप कौन सी तरीके से चॉइस लेते हो, और सेकंड पॉइंट किस तरीके से आपके राइवल से ज्यादा डिफरेंटली आप वैल्यू क्रिएट करते हो। और थर्ड पॉइंट आपके पास कंसर्न दो चीजों से है, एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है, दूसरा इंटर एनवायरनमेंट के साथ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो दो चीजें करो, एक तो पेस्ट एनालिसिस करो या फिर 5 फोर्सेस मॉडल का इस्तेमाल करो। सेकंड पॉइंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर आपको देखना है तो या तो आपके रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटेंसीज आपको देखो, और साथ ही साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर है क्या, वो सिस्टम है क्या, जिससे आप आपकी पोजीशन अच्छी तरीके से मेंटेन करो, वो आपको देखना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, बेसिक पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, दो तरीके के कॉस्ट ड्राइवर्स रहते हैं। एक तो क्या है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स, और सेकंड पॉइंट हमारे पास है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या कहते हैं कि ऐसे फैक्टर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर ही ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन का जिस वजह से आपकी कॉस्ट खुद ब खुद हूबहू क्या हो जा रही है, अफेक्ट हो जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्केल क्या है एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है। अगर आप बड़े स्केल पे ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, बाकी की चीजों की वजह से भी आपका इफेक्ट बढ़ जाएगा और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल स्केल दो पॉइंट हमारे पास, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है आपका पास, स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको उस वजह से मिल सकती है। देखो सेकंड पॉइंट है, सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल रह के चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो आपको टेक्नोलॉजी आपके पास किस तरीके की है उस वजह से भी आपका कॉस्ट अफेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपके पास, अगर आप सालों से वही काम करते आ रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस आ चुका है वो काम के अंदर काम करने का, तो इसी वजह से आपका लर्निंग करके वजह से भी आपका कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट क्या हो सकती है, आपकी अफेक्ट हो सकती है। और लास्ट पॉइंट आपके पास, लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में आप, तो वो भी आपका अफेक्ट करेगा। तो पांच चीजें, पहली दो चीजें स्केल स्केल स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, फिर टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपके पास, टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेशन, एंड देन लर्निंग का आपके पास किस तरीके का है, और लाइफ साइकिल आपके पास कैसी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। देखो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है कि ये ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड है, किस तरीके से रिसोर्सेज को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, और वो रिसोर्सेज को अगर आपको एम्प्लॉय करना है तो आपको कौन लगेगा, मैनेजमेंट लगेगा। इसलिए मैनेजमेंट की स्टाइल एंड पॉलिसी किस तरीके की, ये होगी दो चीजें। ये दो चीजों की वजह से भी आपके कॉस्ट अफेक्ट हो सकती है ना। अगर आप रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी, बुरी तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी। मैनेजमेंट की स्टाइल एंड पॉलिसी अगर अच्छी रही तो आपको कॉस्ट कम लगेगी, मैनेजमेंट की स्टाइल एंड पॉलिसी अगर ज्यादा खराब रही तो ऐसे आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स के, जैसे कि वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, वर्कफोर्स कितने तरीके से पार्टिसिपेट करता है। सेकंड पॉइंट टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, जो आगे के चैप्टर्स में भी हम पढ़ने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से, उससे भी इफेक्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि प्लांट का लेआउट इफिशिएंट है क्या नहीं है। तो प्लांट का अगर लेआउट बराबर नहीं है तो ज्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं तो ज्यादा कॉस्ट लग रही है आपको, ये चीजें आपको देखनी है। और लास्ट दो पॉइंट हमारे पास, इसीलिए वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट का एलोकेशन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में चल जाता था, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट का एलोकेशन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। इसीलिए कॉस्ट ड्राइवर पे फोकस रहना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज हमारे लिए बन जाती है। तो अब तक हमने बेसिकली देखा था दो तरीके के एनालिसिस देखे, एक तो हमने देखा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, देखा सेकंड हमने देखा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस के अंदर हमने तीन चीजें देखी, आपका इंडस्ट्री के अंदर क्या रिलेवेंट है, सेकंड पॉइंट एसपीए क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, चॉइसेस कंपनी किस तरीके से करती है, और सेकंड पॉइंट किस तरीके से दूसरे से ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करके दे रहे हो, ये आपको देखना है। और कंसर्न दो चीजों से था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, इंटर एनवायरनमेंट के साथ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि पेस्ट एनालिसिस करो, 5 फोर्सेस का मॉडल यूज करो। फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा इंटर एनवायरनमेंट के साथ में सबसे पहले आपके रिसोर्सेज को यूज करो, कॉम्पिटेंसीज को यूज करो, और सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज को, सिस्टम्स को आप यूज कर सकते हो। फिर हम गए कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस के ऊपर। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस के अंदर हमने दो तरीके के कॉस्ट ड्राइवर देखे, एक तो हमारे पास था स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, सेकंड था हमारे पास एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के ही फैक्टर्स थे जो कि कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था स्केल स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपके पास है, स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस आपके पास है। फिर टेक्नोलॉजी किस तरीके की आप यूज कर सकते हो, लर्निंग करो आपके पास किस तरीके से आ रहा है, लास्ट में आपके पास है लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या था कि यार बेस थे ऑपरेशनल डिसीजंस के ऊपर में, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रहे हो, और मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग स्टाइल एंड पॉलिसी किस तरीके की है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, तीन एग्जांपल्स देखे थे, एक तो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, टीक्यूएम का इंपॉर्टेंस कैसा है, और प्लांट लेआउट किस तरीके से। इसीलिए वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स हमको चलेंगे क्या, तो नहीं चलेंगे, हमारा फोकस रहेगा कॉस्ट ड्राइवर जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है हमारे पास। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चंस है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो ये क्या कहता है वैल्यू चेन एनालिसिस
कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग अलग एक्टिविटी, उनको आप आइसोलेटेड तरीके से मत देखो, उनको आप ऐसे देखो ये चेन ऑफ एक्टिविटी। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए चेन ऑफ एक्टिविटी देखना मतलब ही वैल्यू चेन एनालिसिस करना। और ये एक बार आपने चेन ऑफ एक्टिविटीज देख लिया तो उसमें से कुछ एक्टिविटी आपको वैल्यू ऐड कर रही होगी और उसमें से कुछ एक्टिविटी आपको वैल्यू ऐड नहीं कर रही होगी। तो इसीलिए इन एक्टिविटीज को आप वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में अगर क्या कर देते हो, सेग्रीगेट कर देते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी आपके पास आ गई तो वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आप कंटिन्यू करो, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आपके पास आ गई उसको आप ड्रॉप कर दो। तो हमने फिर से क्या कहा कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए चेन ऑफ एक्टिविटीज देखो, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करो, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको आप क्या कर दो कि उसको आप क्या कर दो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ड्रॉप कर दो। इस एनालिसिस की वजह से आपको दो चीजें मिल सकती है, आपको कॉस्ट लीडरशिप मिल सकता है या फिर डिफरेंशिएशन मिल सकता है। किस वजह से? तो देखो, आप वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हो जिसकी वजह से जो कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, आपका राइवल नहीं कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूसरे से डिफरेंट हो रहा है, मतलब आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिल रहा है। और आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस नॉन वैल्यू एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट रहेगी वो तो आपकी बच रही है। इसी वजह से ये आपको क्या देगा, कॉस्ट लीडरशिप देगा और साथ ही साथ में डिफरेंशिएशन एडवांटेज देगा। और ये दोनों आ जाते हैं मतलब आपके पास कहीं ना कहीं कॉस्ट लीडरशिप बोलने से अच्छा कि आपके पास हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसीज आती है, मतलब ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है। और ये एनालिसिस की वजह से आपको फेल्योर का रीजन मिल सकता है और आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हो। और एक बार आपने एनालिसिस कर लिया तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको बेंचमार्किंग के लिए जाना है या फिर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के लिए जाना है या फिर एबीसी मैनेजमेंट के लिए जाना है या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको डेवलप करनी है, आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास बेनिफिट्स। तो क्या क्या बेनिफिट्स हमने 7 बेनिफिट्स 6 बेनिफिट्स देखे। सबसे पहले पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए चेन ऑफ एक्टिविटी देखो। सेकंड पॉइंट, एक्टिविटीज को वैल्यूएडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एक्टिविटीज में आप क्या कर दो कि सेग्रीगेट कर दो। ये एनालिसिस की वजह से आपको कॉस्ट लीडरशिप मिलेगा, आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज मिलेगा, इसके वजह से आप हायर लेवल की कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकते हो। वैल्यू एनालिसिस की वजह से आप रीजन ढूंढ सकते हो फेलियर का और डिसीजन ले सकते हो। और एक बार आपने वैल्यू एनालिसिस कर लिया तो फिर आप बेंचमार्किंग के लिए जाओ, बीपीआर के लिए जाओ, एबीसी मैनेजमेंट के लिए जाओ या फिर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डेवलप करो और लास्ट में आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी दे सकते हो। लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस के कुछ क्रिटिसिज्म्स है। सबसे पहले, आप जो भी डेटा आप यूज करते हो इंटरनल डेटा, वो सिर्फ एक पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाया जाता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, आज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज अच्छी है, कल चल के तो वो खराब हो सकती है, और आज कोई चीज खराब है, कल चल के तो वो अच्छी रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा काम में नहीं आ सकता है। सेकंड पॉइंट, चलो ये कर भी लिया तो भी ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ठीक है, मैं बताऊँ मैं टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव फिर भी मुझे मंजूर है, लेकिन ये मॉडल जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक चीज को आपको वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड में सेग्रीगेट करना है। बहुत बार कॉस्ट की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आपके पास अवेलेबल भी नहीं रहेगी, इसके वजह से एक फ्रस्ट्रेशन बन जाता है स्टाफ के लिए, मैं काम करूं या ये चीजें करते बैठूं। इसलिए स्टाफ इसके अंदर वैल्यू नहीं देख सकता है या फिर स्टाफ को इसके अंदर वैल्यू नहीं दिखेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब कर भी लिया तो भी अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा, कुछ फायदा होगा ही होगा, ये गारंटी आप नहीं दे सकते। तो चार चीजें हमने देखी। सबसे पहले, हम सिर्फ एक पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा उठा रहे हैं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कुछ आपको फायदा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मॉडल जो है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टाफ क्या कर सकता है, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्टाफ के लिए हो सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि अपवर्ड ट्रेंड आपको होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वैल्यू नेटवर्क जो है उसको इग्नोर कर देता है, यहाँ पे कोई भी लीनियर अप्रोच यूज करता है और ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए इजीली अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि बेसिकली ये गुड्स के लिए बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा सीए फाइनल के चैप्टर 1 का जो हमारा एससीएमपी का चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर बचा हुआ भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके रिव्यूज, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके रिव्यू आप आज मुझे दे देना, कल या परसों तक बहुत तो बहुत मैं सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, धन्यवाद।